आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। बारीकी से नजर संभल हिंसा पर बनी हुई है, जहां संभल हिंसा में देखते ही देखते 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। 2500 से ज्यादा मुसलमानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। 100 की पहचान करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा रहा है। और किस तरीके से एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि मरे भी मुसलमान, कार्रवाई भी मुसलमानों के ऊपर और जेल की सलाखों के पीछे भेजने का सिलसिला भी मुसलमानों के खिलाफ जारी है। मुसलमानों को विलन की तौर पर पेश कर दिया गया है गोदी मीडिया द्वारा और अखबार के पन्नों में। क्या मुसलमान हकीकत में इस हिंसा के पीछे का विलन है? जो कि इस रिपोर्ट में मैं आप लोगों के सामने हर उस बारीक से बारीक पहलू को रखूंगा जिनकी वजह से शायद हिंसा भड़की है। जिन्होंने फरमान सुनाया वो जज, और उन जज के फरमान के बाद किन लोगों ने अमल कराया और उनके अमल कराने के बाद कैसे देखते ही देखते संभल में हिंसा भड़क गई और देखते ही देखते 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जिनके सिरों में गोली मारी गई, किसी के सीने पर गोली मारी गई। ये वो तमाम पहलू है जो कि हर जगह से गायब है और इसमें सबसे पहला नाम आता है वो जज आदित्य सिंह। संभल में आदित्य सिंह का नाम हर जगह चर्चाओं का मरकज बना हुआ है। जज साहब के उस फैसले ने, जिसमें जामा मस्जिद के सर्वे का हुक्म दिया था, पूरे इलाके में ना सिर्फ बवाल मचाया बल्कि हिंसा को भी हवा दे दी। 1526 में पुराने दावे को दरकिनार कर दिया गया, मुसलमानों के लिए गम और गुस्से का सबब बन गया। जज आदित्य सिंह, जिनका जुडिशियल सर्विस में सफर 2018 से शुरू हुआ, हाल ही में संभल में सिविल जज के तौर पर तैनात हुए। उनके फैसले के बाद जामा मस्जिद का सर्वे कराने का ऐलान हुआ, लेकिन इस फैसले के नतीजों को समझने में चूक हुई। क्या जज साहब ने यह फैसला जमीनी हालात को समझे बगैर दिया? इस फैसले ने न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई बल्कि शहर में तनाव और बदअमनी को भी बढ़ावा दिया। लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या यह फैसला इंसाफ पर मबनी था या किसी सियासी दबाव का एक नतीजा था? संभल की सड़कों पर लोग गुस्से और नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। उनके सवाल सादे मगर गहरे हैं। क्या अदालत ने अपने फैसले में सबके हुकूक और जज्बात का ख्याल रखा? यह फैसला सिर्फ एक फिरका को निशाना बनाने के लिए लिया गया, जिसमें मुसलमानों से नफरत करना सिखाया गया। इस फैसले में अदालत के किरदार पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसे अमन और इंसाफ का मजहर माना जाता है। क्या आज की अदालतें वाकई ज़मीर और गैर जानिबदारी हैं? संभल का यह मामला जज के एक फैसले ने इंसाफ और नाइंसाफी के बीच की लकीर को धुंधला कर दिया है। मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई और हिंसा के इस माहौल में क्या अदालत अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? इस मामले में गहराई में जाते हुए और समझते हैं कि जज आदित्य सिंह का यह फैसला कानून और समाज पर किस तरीके का असर डाल गया। वही दूसरा नाम है एडवोकेट विष्णु जैन। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने इंसाफ और कानून के किरदार पर सवाल खड़े कर दिए। वकील विष्णु जैन, जो मस्जिद के सर्वे के लिए तैनात किया गया था, जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक भीड़ के साथ दाखिल हुआ। क्या यह इंसाफ के दायरे में आता है या फिर यह जानबूझकर माहौल को भड़काने की एक साजिश थी? वकील, जो कानून का मजहर माना जाता है, अगर वही अपने अमल से तासुब और नफरत को बढ़ावा दे तो यह सवाल उठना लाजमी है। विष्णु जैन ने जिस तरह से मस्जिद के अंदर दाखिल होकर लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाई, वे न सिर्फ गैर पेशेवराना और बल्कि कानून के उसूलों के खिलाफ भी है। क्या ये वही भारत है जहां संविधान हर धर्म और हर शख्स को बराबरी का हक देता है, या अब कानून को भी ताकतवरों के इशारों पर चलाया जा रहा है? जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जय श्री राम के नारे लगाना
क्या सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश थी? वकील विष्णु जैन का यह रवैया न सिर्फ अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज के बीच नफरत और बंटवारे को भी बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इंसाफ का एहतराम बरकरार रहे और कानून पर लोगों का यकीन कायम रहे। यह मामला साफ है, अदालत और कानून के नाम पर अगर ऐसे अफराद को खुली छूट दी जाती है तो इंसाफ सिर्फ किताबों और ख्वाबों में ही रह जाएगा। वहीं तीसरा नाम हिंसा में सामने आता है अनुज चौधरी का। संभल में हुई हिंसा के बीच एक नाम सामने आया, अनुज चौधरी। एक तरफ एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अधिकारी है जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते और पुलिस बल में अपनी काबिलियत से पहचान बनाई, लेकिन दूसरी तरफ उनके एक बयान और पुलिसिया कार्रवाई ने पूरे इलाके को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। संभल में हिंसा के दौरान अनुज चौधरी घायल हुए, उनके पैरों में गोली लगी। इस घटना के बाद उनका बयान वायरल हुआ जिसमें उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आत्मरक्षा के नाम पर बेकसूरों पर लाठियां बरसाना, गोलियां चलाना, उनकी आवाज को दबाना जायज है? उनका बयान पुलिस मरने के लिए भर्ती नहीं होती आज चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन वही पुलिस जब आम नागरिकों पर तशद्दुद करती है तो क्या यह न्याय संगत है? अनुज चौधरी का यह सवाल है कि क्या हमारा परिवार नहीं है, एक सच्चाई को उजागर करता है, लेकिन क्या पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत करना है या पूरे समाज के लिए इंसाफ कायम करना है? पुलिस की लाठीचार्ज ने हालात को और खराब कर दिया। जुल्म का निशाना बने मासूम लोग आज सवाल कर रहे हैं, क्या इस्तार और जुल्म के बिना हालात को संभालना मुमकिन नहीं था? क्या पुलिस का काम कानून की हिफाजत करना है या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना है? संभल में 4 से 6 घंटे तक जो हालात बने उन पर पुलिस का तशद्दुद सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहा था। क्या एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अधिकारी जिनसे सख्त फैसलों और साझेदारी की उम्मीद की जाती है वही आज सवालों के कटघरे में नहीं है? जिन्हें जनता की हिफाजत का जिम्मा दिया गया है, अगर वही लोग हिंसा और नाइंसाफी का जरिया बन जाए तो इंसाफ के साथ क्या होगा? अनुज चौधरी जैसे अफसरों से सवाल यह है कि क्या उनके बयान और उनके बल के इस्तेमाल से वाकई हालत सुधरे या ये सब सत्ता और ताकत के गलत इस्तेमाल का एक और मिसाल बन गया है? वहीं चर्चा का केंद्र बना हुआ है जियाउर रहमान बर्क का बयान, जहां हिंसा पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि पुलिस की कॉन्स्पिरेसी के तहत काम हुआ है। निर्दोष लोगों को मारे जाने पर पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जब सब कुछ शांति से चल रहा था वहां भीड़ लगाकर नारे लगवाने की क्या जरूरत थी? मैं उस मुद्दे को पूरी तरह से देख रहा हूं और उठाऊंगा। बर्क ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद ऐतिहासिक और बहुत पुरानी है। 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि 1947 से जो भी धार्मिक स्थल मस्जिदें स्थित हैं अपने स्थान पर रहेंगी। उसके बाद भी कुछ लोग देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि एडवोकेट की कमीशन ने अपने सर्वे रिपोर्ट कर ली, उन्हें 1 इंच जगह पर भी आपत्ति नहीं हो सकती। वहां मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। वहीं नवाब इकबाल महमूद विधायक के बेटे पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद ने कहा कि अगर प्रशासन ने साझेदारी से काम लिया होता तो हालत इतने नहीं बिगड़ते। मैं उन सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इस हिंसा में क्या हुआ और क्यों हुआ यह जांच का विषय है। मेरा मानना है कि मेरा बेटा किसी भी हिंसा में शामिल नहीं था और हम इसे साबित करेंगे। सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा कि यह सरकार कानून और संविधान से खुद ऊपर समझती है। हमारे सांसद पर मुकदमा दर्ज किया गया। डीजीपी ने कहा कि भड़काऊ भाषण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि यूपी की पुलिस 2 असलाहे रखती है, एक सरकारी एक प्राइवेट। सरकारी गोली नहीं चलाई गई है, सरकारी गोली चलती तो फंस जाते।
उसी कट्टे का इस्तेमाल किया गया। यह लड़ाई तुर्क पठान की नहीं है। पुलिस अपने बचाव में यह सब कुछ कह रही है। मुझे दिन में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया गया है। यह तस्वीर लोगों के सामने इसलिए रखी कि कैसे फरमान सुनाया गया जज के जरिए। उस फरमान का विष्णु जैन जैसे खुराफती एडवोकेटों ने कैसे इस्तेमाल किया और कैसे पुलिस प्रशासन अनुज चौधरी ने तमाम चीजों को अमल कराया और देखते ही देखते लाठीचार्ज हिंसा में तब्दील हो जाती है। ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में हैं और यही तीन चीजें पूरी नेशनल मीडिया से गायब है, जो फसाद का सबसे बड़ा कारण बनी।